नेहरू टैगोर पूरा कंप्लीट हो गया था। हिस्ट्री लगभग पे आपका सेक्शन पहुंच चुका है जीएस में। फिर भी हम लोग अपने प्रिकॉशन के लिए, सावधानी के लिए हम लोग 2-3 और भी लोगों का विचार देखेंगे, जिसमें एक प्रमुख है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन लोगों के बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है उनको हम लोग चर्चा करेंगे, इनके चिंतन को देखेंगे। इस पे आपका 3-4 चिंतक और आपको पढ़ा देंगे 1-2 क्लास में, तो आपका ये फेज एकदम चिंतक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा संभावना है कि हो सकता है आपको सिर्फ इसी से आपको आराम से नंबर आ जाए। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में ही हो सकता है, चिंतक ही दोनों रह जाए, ये भी संभावित है। देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, बिल्कुल राजेंद्र बाबू का ही पूछ सकता है इसमें, ऐसा तो नहीं राजेंद्र बाबू नहीं पूछेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। राजेंद्र बाबू का जन्मस्थल बिहार रहा है, आपको गांधी, नेहरू, टैगोर इत्यादि लिखा हुआ सिलेबस में है, तो इत्यादि में सब लोग हो गए जो महत्वपूर्ण। इसलिए हमने बताया आपको 3-4 लोगों का और चलेंगे, 2 लोग का डिटेल, बाकी लोग का आधे घंटे का में एक व्यक्ति सुन लोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाए। देखिए जयप्रकाश बाबू तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि इनकी उपाधि है लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नायक मतलब होता है हीरो, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मेन हीरो है जयप्रकाश बाबू। और इसी आपके पार्ट को, नायक मतलब लोगों के हीरो, इनके बारे में हम पढ़ना कोशिश करेंगे। 3 तरह का मेन प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक तो जयप्रकाश बाबू का सीधा सीधे हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में जयप्रकाश बाबू की क्या भूमिका है। यानी इनकी भूमिका 2 तरह का है। एक तो इनकी भूमिका आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इनकी भूमिका है, और दूसरी उनकी मेन भूमिका है जो आपको यहाँ पे चलना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इनकी 2 भूमिका यही है। और क्वेश्चन किस अनुसार से रहता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका प्रश्न स्पेशल बिहार स्पेशल में भी हो जाए कि बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान बताइए, तो बिहार के संदर्भ में लिखना हो। दूसरा आपके लिए प्रश्न सीधा सीधा रह सकता है कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जयप्रकाश बाबू की भूमिका, तो आजादी के बाद वाला नहीं लिखना हो। क्वेश्चन अगर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जयप्रकाश बाबू की भूमिका, तो इसके लिए फिर भारत छोड़ो आंदोलन और बाकी चीज के करने का जरूरत 2 से 3 लाइन में करेंगे, उधर भी लेकिन हल्का में समेटेंगे। मेन इस पर फोकस आप करेंगे, और इसके बाद हम लोग इनका मेन रूप से देखेंगे विचार, थाउट। विचार में बहुत ज्यादा इन पर उस तरह का डिटेल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे पर इनकी बात पर हम लोग ध्यान देंगे कि समाजवाद पर इनके क्या विचार है, सर्वोदय पर इनके क्या विचार है, जैसे गांधी जी का हम लोग देखेंगे, सेम उसी तरह का थाउट इनका भी हम लोग चले। राष्ट्रवाद पर इनका क्या विचार है, तो 1-2 बात इसमें हम लोग देखेंगे। आधुनिक लोकतंत्र पर इनका क्या विचार है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये इंदिरा गांधी सरकार से ही काफी ज्यादा एनवाइड है। भ्रष्टाचार, रोजगार, इन कई मुद्दे पर उनके खिलाफ ही आवाज उठा दी, सरकार के बदल के ही दम लिए। इसलिए लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र आप इसमें कह सकते हो, उस पर उनके विचार। राष्ट्रवाद पे विचार, इसको केवल हल्का रफ में हम लोग ले लेंगे कि किनसे सेट करवा, टैगोर वाला राष्ट्रवाद है या फिर गांधी वाला है या अन्य लोगों वाला है, इनका कुछ नया चिंतन है, ये चीज पर हम लोग थोड़ा सा आपको फोकस करें। तो आज की क्लास में हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके बेसिक थीम आपको कर दिया जाए, जिससे आपको जयप्रकाश बाबू से एक सामान्य परिचय हो जाए, और फिर डिटेल में इनकी बात आप सुने। देखिए बड़ा दिलचस्प है, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है बिहार में ही इनका मेन जन्म है, मृत्यु भी बिहार में, पटना में मृत्यु हुई है इनकी। तो चूंकि जन्म और मरण दोनों बिहार में, इसीलिए बिहार के सापेक्ष में एक बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बहुत फैक्ट की जरूरत तो पीटी में होती है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा चल रहा है। 1902 में सारण के जगह है सिताब दियारा, यही इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में सिताब दियारा का जो क्षेत्र जहां जन्म हुआ है आज अभी यूपी में उपड़ता है। तो 1902 में जन्म लेने के बाद इनके पिता एक छोटे इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। तमन्ना थी कि बेटे को हम बढ़िया पढ़ाएं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पटना में ही हुई। धीरे धीरे 1900 बहुत प्रतिभावान थे, तो 1920 में 18 वर्ष की अवस्था में एक बहुत बड़े वकील है, सब लोग नाम सुने होंगे, ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम आप सुने होंगे, एक बहुत बड़े वकील है, और ये इनसे बड़ा प्रभावित हुए इनके 18 वर्ष की उम्र में कि नहीं ये लड़का होनहार है, और ब्रजकिशोर प्रसाद ने अपनी बेटी से इनका विवाह किया। यानी इनके जानते हैं कि इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, और प्रभावती देवी इनकी पत्नी हो गई, ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी हो गई, ब्रजकिशोर प्रसाद इनके ससुर। ब्रजकिशोर प्रसाद बहुत बड़े वकील, और इसीलिए ब्रजकिशोर प्रसाद की भी इच्छा है कि नहीं विवाह हो गया है लेकिन पढ़ाई लिखाई रुकनी नहीं चाहिए, और इसी कारण से प्रभावती देवी जो है, ब्रजकिशोर प्रसाद इनको गांधी जी के आश्रम भेज देते हैं कि वहीं कुछ सीखने को मिलेगा, आप जाके वहीं कुछ सीखिए। अभी प्रभावती देवी की उम्र भी मात्र 16 साल की थी, उस समय वही विवाह की लगभग उम्र थे, और ये गांधी जी के सदाकत आश्रम में वहीं पहुंच करके वहीं रह रहा है प्रभावती देवी, और अपना जयप्रकाश बाबू पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर रहे। पढ़ाई लिखाई की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जयप्रकाश, सब लोग उस समय लंदन गए और जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए। और देखिए पढ़ने के लिए आपने देखा गांधी जी हो या और भी लोग हैं, वो लोग लंदन तक गए, और जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए, उन शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका गए। और अमेरिका जैसे देशों में इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति किया, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के समय इन्हें कई बाधाएं भी आई। बाधाएं, सबसे बड़ी बाधा इन्हें आर्थिक बाधा आई। आर्थिक का मतलब कॉलेज की इतने फी थे कि इनके पिताजी उतना वहन नहीं कर सकते थे। तो बेटा को कहे कि अब चले गए हो तो शिक्षा ग्रहण कर लो, थोड़ा पार्ट टाइम कोई जॉब कर लें, और उसी पार्ट टाइम जॉब में कि कुछ पैसा आए, इसके लिए कि हमारी पढ़ाई जारी रहे। ये कई जगह अपना रोजगार के लिए गए, किसी फैक्ट्री में कुछ देर काम कर लिए, कहीं कुछ गए तो कुछ और भी वर्क कर लिए। तो अपने से सेल्फ मेड व्यक्ति, ये नहीं कि केवल पैसा जा रहा है उससे पढ़ रहा है, अपना मेहनत की। और इस क्रम में इन्हें ऐसा भी रहा कि फैक्ट्री में मजदूर जैसा इनको खटना पड़ा। मजदूरों की समस्याओं को बड़ा गंभीरता से नजदीक से देखे, चूंकि वही मजदूरी के रूप में अब अपना कुछ एजुकेशन ज्यादा है तो थोड़ा लेवल से ऊपर है, लेकिन मजदूर को बड़ा नजदीक से देखे। धीरे धीरे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए फी और बढ़ गया, इन्हें लगा कि उतना फी नहीं दे पाएंगे तो कई यूनिवर्सिटी भी बदले, जहां कम फी था वहां अपना एडमिशन कराए। और इस प्रकार अमेरिका में जब तक वे रहे तब तक वे एक लगातार धीरे धीरे मजदूर से उनका अच्छा लगा हुआ। और उसी क्रम में जब वो सोशोलॉजी समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी क्रम में उनको मेन थीम पढ़ने को मिला कार्ल मार्क्स का, और उसी में वो मार्क्सवाद से परिचित हुए। और जब वो मार्क्सवाद से परिचित हुए, जहां वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, एक दिन गरीब जगेगा, संघर्ष करेगा, बेड़ी और दास्ता को सबको एकदम त्याग करेगा, क्रांति आएगी, मार्क्सवाद से बड़ा गहरा प्रभावित हुए।
सोचो अमेरिका जैसे देश में गए हैं, वहां से लोग पूंजीवादी विचार को लाते और ये अमेरिका जाकर के मार्क्सवादी समाजवादी विचार को ला रहे। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण था कि नेहरू और गांधी जैसा इनको घर से खर्च नहीं मिल रहा। नेहरू को घर से ही खर्च मिल रहा है, कहीं खटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ो। गांधी जी को भी सिर्फ पढ़ी। और इनका स्थिति है, आप देख रहे हो जयप्रकाश बाबू को है कि सिर्फ पढ़ो नहीं, अपना खर्च अपने निकाल के पढ़ो। और इसके कारण वे सब जो मजदूरों की समस्या है बड़ा नजदीक से इन्होंने देखा और जो समस्या देखे हुए हैं उनको मार्क्स की पुस्तक काफी पसंद आए। कैसे अमीर वर्ग शोषण कर रहा है, कैसे एक दिन गरीब एक होगा, ये तमाम जो थ्योरी है जो आप मार्क्सवाद की थ्योरी जानते हो, इससे इनको काफी गहरा प्रभाव पड़ा। और तब 1929 में वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भारत लौटते हैं। और उस समय जब ये भारत लौट रहे हैं, देखो इसीलिए जयप्रकाश बाबू में ध्यान रखना कि बहुत असहयोग आंदोलन पर बहुत कुछ नहीं लिखना। असहयोग आंदोलन के समय एकदम कंप्लीट स्टूडेंट्स का उम्र है इनका 1902 और 1920, 18 साल की उम्र है। फिर भी उस समय भी वो जो पढ़ाई यहाँ कर रहे थे उस वकालत की पढ़ाई को त्यागे हैं, बस इतना ही रोल, बहुत बड़ा रोल नहीं। जयप्रकाश नारायण का मेन रोल आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ 1929 में आ गए हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय भारत है, वहां पे इनका रोल आएगा, लेकिन हल्का। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे मेन हीरो हो जाए। अब देखिए उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वो भारत लौटते हैं तो ये उग्र मार्क्सवाद से प्रेरित होकर लौटते हैं। उग्र मार्क्सवाद का मतलब एकदम कहते हैं कि मैं भारत को आजादी दिलाऊंगा और मार्क्सवाद की थ्योरी से आजादी दिलाऊंगा। और मार्क्सवाद का मतलब है बल संघर्ष, भयंकर लड़ाई होनी चाहिए, संघर्ष होनी चाहिए और उस संघर्ष के बाद भारत आजाद हो। शांति से कोई आंदोलन से नहीं होगा, ये संघर्ष वाली थ्योरी रखते हैं। जब 29 में लौटते हैं तो इनकी पत्नी गांधी जी के आश्रम में है, प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी के ही कहने पर कि आप गांधी जी से एक बार आके मिलिए, वही सदाकत आश्रम में जयप्रकाश बाबू गांधी जी के आश्रम जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी वहां काफी दिनों तक सेवा की रही। और जब सौभाग्य कही कि जब वो गांधी जी से मिलने के लिए सदाकत आश्रम जाते हैं तो उस समय वहां जवाहरलाल नेहरू भी थे। और गांधी और नेहरू दोनों से मुलाकात होती है जयप्रकाश बाबू की। वो लोग भी लंदन से दोनों पढ़े हुए हैं, ये भी अमेरिका से पढ़ के आए। अब जयप्रकाश बाबू एकदम अपना फॉर्म दिखाए कि ऐसे आजाद नहीं होगा, ऐसे होगा, ये संघर्ष होगा, ऐसे हम लोग करेंगे। तो गांधी और नेहरू के सानिध्य में आकर के तब इन्होंने संघर्ष वाला अपना विचार बदल लिया, क्योंकि गांधी की थ्योरी को उन्होंने समझा, गांधी जी उनको फिर समझाए। और तब इनको लगा कि नहीं, ऐसे भारत में संघर्ष जो मार्क्स करता है उस अनुसार से यहाँ आजादी नहीं मिलेगी। तब वे अपने विचार को यहाँ संघर्ष वाले बदल लिए और क्रमिक धीरे धीरे जो गांधीवादी पैटर्न है उसी पैटर्न पे आंदोलन के मार्ग पे चल दी। गांधी कुछ ही समय के बाद आपको मालूम है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी भी जेल गए, ये भी एकदम फॉर्म में, अभी तो कम उम्र है, 1902 में जिनका जन्म 28 साल के नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इतना बढ़ चढ़ के लेते हैं कि इनको अंग्रेज पकड़ के 1 साल की सजा सुनाते हैं। 1 साल की इन्हें भी सजा होती है। और 1 साल की सजा होने के बाद तब फिर जब ये जेल से बाहर आते हैं, नेहरू जी के कहने पर शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। नेहरू ने कहा कि आइए कांग्रेस में ज्वाइन कीजिए, कांग्रेस से ही चलना है। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने तलाश क्या किया, उस कांग्रेस के अंदर वामपंथी लोग कौन कौन। वामपंथी का मतलब मैं समझाया था, समाजवादियों के लिए शब्द प्रयोग होता है वामपंथी। समाजवादी कौन कौन है उनको हम लोग वामपंथी कह रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना दी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मतलब है कि जितने भी सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, ये सभी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हमारे साथ होंगे। हम पूरे समाजवाद के बारे में सोचेंगे। समाजवाद का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं सब बराबर रहे, वर्ग विहीन समाज है। और इन्हीं का कुछ टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है, जो वर्ड आज भी सरकार यूज कर रहे हैं, जिसमें एक नाम आप लोग हमेशा सुनते हैं, सामाजिक न्याय की बात, वर्ग विभेद की बात, सामाजिक न्याय, वर्ग की समानता, ये सब शब्द दिया हुआ इसी जयप्रकाश नारायण जी का है। आज जितने भी चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ये सब लोग कहते हैं कि हम जयप्रकाश बाबू के हिस्से से, उन्हीं के बताए रास्ते पे हम चलते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सामाजिक न्याय की जो बात चलेगी इस समय बड़ा आपको जो है एक लिख रहे हैं सदाकत आश्रम पटना में भी। इस समय देखिए सदाकत आश्रम पटना में जो बनेगा वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 42 के समय बने। पटना वाला जो आप देख रहे हैं वो लास्ट फेज के मोमेंट में बनेगा, शुरुआत से नहीं। गांधी जी का जो मेन आश्रम गुजरात में और उस तरह से कांग्रेस पार्टी के वो आश्रम सदाकत आश्रम, वो साबरमती आश्रम की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें अब जरा ध्यान से समझें, इनकी बात जो हम देखेंगे और बिल्कुल मॉडर्न नेता में क्या इनका सोच है, कैसा क्या है, हम लोग को उसके बीच के रास्ते में निकलना हो। जयप्रकाश बाबू के ही सब लोग मुख्यमंत्री जो है कहते हैं उन्हीं के चला चकिया है, इनका क्या विचार है उसको समझिए और फिर बाकी लोगों का भी चिंतन बनाएगा तो हम लोग उस पर भी चले। तो सामाजिक न्याय की बात मतलब हर वर्ग एक रहे। इन्होंने पहली बार आवाज उठाया जाति समाप्ति की बात। जयप्रकाश बाबू बोलते थे कि अंतर विवाह को बढ़ावा दो, अंतर जातीय विवाह को, एक जात दूसरे जात में विवाह करे तो अलग से उसको पैसा दो, समान जात में विवाह होगा तो कोई पैसा नहीं। आज सरकार अनाउंस करते कि 2 डिफरेंट जाति में विवाह करो 1 लाख रुपया ले जाओ। सरकार अगर ये अनाउंस करते कि अलग जाति में विवाह करो 1 लाख रुपया ले जाओ, उसको मिलेगा। दोनों जाति का प्रमाण पत्र लाओ 1 लाख रुपया लड़की वाले पक्ष को हम फिक्स कर देंगे, मिल जाएगा। तो इससे अंतरजातीय विवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जब एक जात दूसरे जात से विवाह करने लगेगा, फिर लगातार यही होने लगेगा, तो इससे फायदा क्या होगा, धीरे धीरे जाति ही समाप्त हो जाएगी, जाति ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अब कोई एक जात दूसरे जात, दूसरा से तीसरा जात, चौथा जात, तो इससे क्या होगा, पूरे सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अंतरजातीय विवाह बिहार में अभी पुरस्कार मिलती है, राशि प्रोत्साहन राशि इसको कहते हैं, मिलती है। तो ये डीएम जेपी बाबू का, जयप्रकाश बाबू का ऐसा चिंतन है कि जो है अंतरजातीय विवाह को जितना बढ़ावा दीजिए, जाति हमेशा समाप्त हो जाए, जाति के कारण कई चीज जो गड़बड़ है वो चीज खत्म हो जाना चाहिए। इन्हीं का मेन स्लोगन है नर नारी समान, पुरुष और महिलाओं में समानता हो, जो चीज पुरुषों को अधिकार है महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। और इस प्रकार अभी तो हम इनकी बातों को थाउट पे एक साथ चलेंगे। अभी आप पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनकी बात पे हम बढ़ा रहे हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया, बहुत ज्यादा अभी एक प्रमुख फेमस रूप में नहीं, अभी पार्टी बनाया है, उनके विचारधारा के कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं। अब ये देखिए मेन नायक भूमिका में आएंगे और आगे फिर महानायक भूमिका में आएंगे। 2 जगह इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, इनके बारे में अगर पूरा आजादी आपको लिखने का तो 2 घटना पे सबसे बड़ा पैराग्राफ आपको बनाने। एक है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। और दूसरा आपके लिए होगा
इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन। अगर पूरे आगे जयप्रकाश बाबू के जो है क्रियाकलाप पर वर्णन, तो ये दोनों पर बड़ा पैराग्राफ बने। आजादी के बाद आएगा तो इंदिरा गांधी वाला में बड़ा पैराग्राफ में उसी पे लिखना है, इस सब बहुत छोटा कर लेना। केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय आएगा तो इस पे सबसे ज्यादा लिखना। अब देखिए कहानी का प्रसंग बड़ा दिलचस्प है, सुनेंगे आप ठीक से। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद का अंग्रेजों के साम्राज्यवाद पर एक अंतिम प्रहार भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ। हम लोगों ने अंतिम रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने अनाउंस किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस भारत छोड़ो के शुरुआत जो हम लोग किए, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 45, और इसी कारण अंग्रेज और सभी को एकदम स्ट्रिक्टली कह रहा है कि नहीं, जो भी व्यक्ति है भारत छोड़ो आंदोलन में अगर शामिल है, नहीं है, नेता है, सबको जेल में बंद कर, सबको जेल में बंद कर। इंपॉर्टेंट नेता तो 8 अगस्त के बाद 9 को ही सब लोग अरेस्ट, 9 को ही सब लोग हो। जयप्रकाश बाबू इस समय धीरे धीरे भाग के झारखंड चले गए, ऐसा ना हो कि अरेस्ट हो। जीरो आवर, बिल्कुल ऑपरेशन जीरो आवर उनका चला कि एकदम 1 घंटा के अंदर में सबको अरेस्ट कर देना है। और आप जानते हैं राजेंद्र बाबू सब जितने नेता हैं सब लोग जो है इसमें जेल में चले। इसी समय आपके जयप्रकाश नारायण भी जेल चले गए, और जयप्रकाश नारायण जेल चले गए और इनको हजारीबाग जेल में रखा गया। अब झारखंड के हजारीबाग जेल आज नाम इन्हीं के नाम से है। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश बाबू को रखा गया। इनके साथ साथ कई और प्रमुख नेता यहाँ पे बंद है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख व्यक्ति है योगेंद्र शुक्ला। अब देखिए यहाँ पे कहानी बड़ा दिलचस्प टर्निंग है। अगस्त महीने में जयप्रकाश बाबू को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। अब इनके अंदर एक भावना चल रही है कि हम अंदर रहेंगे तो हमारी जनता को कौन कैसे ट्रेंड करेगा, कैसे वो लोग अपना अंग्रेजों का विरोध करें। इसलिए इसके लिए जेल से हम लोग को भागना हो, और हजारीबाग जेल से भागने के लिए जयप्रकाश बाबू अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि जेल से भागना है। और भागने के लिए सोचो कि अगस्त में इनको बंद किया हुआ। भागने के लिए ये लोग एक शुभ दिन खोजते हैं, दीपावली की रात। दीपावली की रात ये लोग एक प्रोग्राम करते हैं कि उस रात में आवाज पटाखे के होंगे और भी कई मनोरंजन जगह होगा। कुछ अंग्रेज भी छुट्टी में, उस समय हिंदू वहां पर जो सिपाही लेगा। दीपावली की रात सबसे आइडियल रात हो। और उस 42 में दीपावली नवंबर माह में पड़ रहा था, 9 नवंबर 1942। ये लोग प्रोग्राम पहले से बना लिए। जेल के सब लोग कहे कि नहीं, सब भागोगे तो भाग नहीं पाओ। इनके अंदर अभी राष्ट्रभक्ति इतने चरम पर थे, इतने चरम पर राष्ट्रभक्ति है कि सोचो 16-17 फीट की चार दीवारी भी इनको रोक नहीं सकती। दीपावली की रात जेल में जितने लोग बंद थे उन लोग अंग्रेजों से परमिशन लिए कि हम लोग यहाँ अंदर में ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। जिस कैदी को जो आता है, किसी को गाने आएगा, किसी को कुछ चुटकुला सुनाने आएगा, कुछ कार्यक्रम करें। और गाने बजाने का कार्यक्रम में जो व्यक्ति थाली वगैरह ढोलक बजाना जानता है, थाली पे ही ढोल जैसा बजा ले। अंग्रेज ने कहा कि चलो ये छूट है, अंदर में तुम लोग उस तरह का कर सकते हो। और इधर जयप्रकाश बाबू 5 सहयोगियों के साथ एक अलग उपाय में लगे हुए थे कि इसमें जहां सोते हैं उस बैरक में पहले जहां हम चादर ओढ़ते हैं उसको थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर दो, ताकि देखने में लगे कि 3-4 आदमी सोया हुआ है, बाकी सब प्रोग्राम में यहाँ भाग लिए हुए। जो गश्ती वाला पुलिस है वो देखा कि नहीं, कुछ लोग सोया हुआ है, वो निश्चिंत होकर बैठा है। यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है तो बाकी गश्ती वाले लोग उसमें देखने में लगे हैं। कुछ कैदी थाली पीटने में लगे हैं, आवाज भी थाली का को बढ़िया चल रहा है। और जयप्रकाश बाबू, योगेंद्र शुक्ला और अन्य 4 मतलब 5 आदमी जयप्रकाश बाबू के अलावा एक प्रोग्राम बनाए कि जेल की चार दीवारी फान जाना। और इस समय अंदर कार्यक्रम चल रहा है, सारे लोग एकदम फिक्स किए हुए हैं, और ये सारे लोग जेल की चार दीवारी को फान जाते हैं। फानने के बाद पैदल ही भाग चलते हैं, बिहार के गया की ओर पहुंचते हैं कि यहाँ से अब झारखंड से तो हजारीबाग से भागना पड़ेगा। रात में ऐसा चूंकि सभी बेड उसी प्रकार के लगे हुए हैं, इन लोग भी कल्चर प्रोग्राम के बाद सब अपना आराम से है। जो संतरी भी है वो अपना नहीं समझ पाया है कि लोग भाग गए हैं। रात भर इन लोग को समय मिल गया है भागने का, इन लोग आराम से लगातार निकलते चले जा रहे हैं। इस क्रम में जयप्रकाश बाबू को हल्का चोट भी आई है, फिर भी वे लगातार निकलते गए। और तब यहां से फिर इन लोग एक मौका देखे कि ऐसे नहीं होगा, यहां छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। जयप्रकाश बाबू नेपाल भाग जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं कि नेपाल से ही कमांड ठीक हो। अगले दिन जेल में जब गिनती होती है तो जो कैदी कम पाए जाते हैं, पूरे चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन तब तक तो विलंब हो गया है। जयप्रकाश बाबू और उनके सहयोगी भाग गए। अब नेपाल में जाके यही जयप्रकाश बाबू अब यहां से कमाल करते हैं, आजाद दस्ता का गठन करते हैं। यहां पे लोगों को बुला करके ट्रेन करते हैं कि कैसे तुम्हें अंग्रेजों को हानि पहुंचाना है, और उसके लिए किस प्रकार वहां रेलवे पटरी उखाड़ दो, कैसे तुम बिजली के तार काट दो, टेलीफोन के वायर काट दो। ये सब ट्रेनिंग दे के वहां से लगातार भेज रहे हैं, जिससे यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन काफी तेज हो जाते हैं। और अंग्रेजों को मालूम चलता है कि सारा ट्रेनिंग नेपाल में है। योगेंद्र शुक्ल भी पकड़े जाते हैं कुछ दिनों में। कुछ दिनों के बाद यहाँ अंग्रेज नेपाल सरकार पर दबाव डालती है कि तुम्हारे यहाँ जो जयप्रकाश नारायण है उसको अगर अरेस्ट नहीं करोगे तो हम हमला कर देंगे। तो नेपाल सरकार फिर दबाव में आके पुनः फिर से जयप्रकाश बाबू पकड़े जाते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने बहुत कुछ लाइन सही कर दिया था। अब जयप्रकाश बाबू अभी भारत छोड़ो आंदोलन के इतने निर्णायक दिन के बाद, जेल तोड़ने के बाद, वे बहुत ही बढ़िया जो कमेटी बनाए, लोगों को ट्रेन किए, लेकिन फिर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब आंदोलन खत्म हो जाता है, प्रथम द्वितीय विश्व 45 में लास्ट हो जाता है। और द्वितीय विश्व के बाद लास्ट के बाद आप जानते हो कि वहां पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बदल गए। और एक भारत के प्रति एक बढ़िया नीति चलना शुरू हो जाता है, और इसी का लाभ इनको मिलता है। 1946 में जयप्रकाश बाबू को रिहा किया जाता है कि अब इनको रिहा कर दिया जाए। अब 46 में जब इनकी रिहाई होती है तो अब धीरे धीरे इनकी दलगत जो राजनीति है, दलगत राजनीति से इनका विश्वास टूट जाता है। कि किसी पार्टी में रहे, पार्टी में रह के ऐसा करें, हमारा सोशलिस्ट पार्टी है, इस तरह में उनको एकदम लगता है कि ये बहुत उचित नहीं। इस समय इनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं विनोबा भावे। गांधी जी का जो योगदान चला रहे हैं, ये विनोबा भावे का जो आप जानते हो कार्यक्रम, भूदान कार्यक्रम। अमीरों से कहा जा रहा है कि जमीन को अपना दान कर दीजिए, और ट्रस्टीशिप वाला थ्योरी गांधी जी का बताए थे। कुछ जो गांव में एकदम गरीब है उसको कुछ जमीन दे दीजिए, एकदम आपसे बढ़िया से दान से मांगा जा रहा है। और ये भूदान आंदोलन आप लोग जो देख रहे हैं, ये भूदान आंदोलन जो विनोबा भावे का है, ये काफी ज्यादा अहम रहा जयप्रकाश बाबू के। क्योंकि जयप्रकाश बाबू का अभी हमने बताया कि उनकी थ्योरी थी सामाजिक न्याय की थ्योरी। और सामाजिक न्याय की थ्योरी में ये देख रहे हैं कि यही जो समाज के गरीब तबके के साथ जो अन्याय हो रहा है, एकदम भूमिहीन है, उसको भी भूमि मिलेगा तभी को न्याय की बात हो। और इसलिए अब वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपना भूदान कार्यक्रम में बहुत बढ़िया से अपना योगदान दे रहे हैं। सबका उदय हो, आप इसी कार्यक्रम को जानते हो, सर्वोदय। तो सर्वोदय और भूदान जो गांधीवादी नीति पर विनोबा भावे चला रहे हैं, इसी में अब जयप्रकाश बाबू बहुत बढ़िया से लगे हुए। तो स्वतंत्रता के आंदोलन में इनकी भूमिका मेन यहां तक हो गया। अब मेन रोल एक और सुन लेना है आज, तब फिर इनके थॉट की बात चले।
अब देखो यहाँ पे अब जयप्रकाश नारायण है, अब इस समय इनको सारे लोग, चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन से ही मेन हीरो है, नायक बने हुए, लेकिन फिर भी भूदान आंदोलन बहुत सफल नहीं रहा। आपको जानते हो कि बहुत कम लोगों ने अपनी जमीन को दान किया। इन लोग गए भी तो दान कर भी दिया, तो बाद में इन लोग के जाने के बाद फिर छीन लिया कि जमीन जो दी है वापस करो, तो फिर तुमको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो गरीब है बेचारा, जमीन फिर छोड़ दिया। तो भूदान आंदोलन से, सर्वोदय के कार्यक्रम से इन्हें बहुत निराशा हुई और धीरे धीरे इनको और निराशा होने लगी इंदिरा गांधी से। और इंदिरा गांधी के समय आते आते जयप्रकाश बाबू को बड़ा घोर निराशा हो रही है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि इस समय काफी ज्यादा भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है। इंदिरा गांधी लगातार, अभी तक कांग्रेस का राज ही लगातार चल रहा है। 1947 से लेके जब भी चुनाव होता है सिर्फ कांग्रेस जीती है। कांग्रेस ईंटा पत्थर को भी अगर टिकट दे दे तो जीत जाए। अब बताओ, जो लगातार एक ही पार्टी जीतते जीतते 1974 तक का फेज आया हुआ है, सिर्फ कांग्रेस, दूसरा कोई पार्टी सोच भी नहीं सकता है कि हम भीड़ बने। लगभग 30 वर्ष का ये सिस्टम आप देख रहे हैं। तो 30 साल कोई भी रहेगा और लगातार जीतेगा तो उसके अंदर थोड़ा अहम आ ही जाएगा। इंदिरा गांधी के अंदर भी थोड़ा अहम था। और 1971 के चुनाव की बात चल रही थी। 71 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी का उन्मूलन करेंगे। और गरीबी उन्मूलन के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार में चुन के आई। लेकिन कहा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा थी, 71 में आ भी गई। 71 में प्राकृतिक आपदा आ गया, 72 में फिर लड़ाई झगड़ा वाला जो माहौल है फिर वो बन गया, 73-74 में भी फिर वही प्राकृतिक आपदा आया। और इसके कारण इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की जगह गरीब ही हटने लगे। गरीब हटने लगे का मतलब है कि अब गरीब ही मरने लगे, भुखमरी हो रहा है, कोई वैकेंसी यहां से यहां तक नहीं आई, रोजगार की भी स्थिति बड़ा खराब हो, एक भी बहाली नहीं कर रहा है। लड़के लोग भी एकदम गुस्सा में है कि बताइए बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, बहाली फॉर्म नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करें। एकदम सारे लड़के भी बड़ा गुस्से में। जयप्रकाश नारायण के बारे में सब लोग जान रहे हैं, चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन से ही देख रहे बहुत बड़े रोल में है। तो विद्यार्थी लोग जो पटना के थे, देखो यहीं से पटना की कहानी शुरू हो रही। पटना के जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोग एक प्रोग्राम किए कि देखो सरकार के ऐसे विरोध में बोलोगे तो कुछ नहीं हो। सारी जगह लोग विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं भी गरीबी के लिए कुछ नहीं हुआ, कहीं भी रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ, फॉर्म नहीं निकल रहा है, सब जगह लोग इंदिरा गांधी से इन्वाइट है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा, बोल कोई नहीं रहा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जयप्रकाश बाबू एक ऐसे चने थे जो सरकार रूपी भाड़ को अकेले फोड़ने में सक्षम बने। कोई आवाज कौन उठाए जब किसी को लग रहा है कि कौन बोले, तो विद्यार्थी लोग भी अब जयप्रकाश बाबू से मिलते हैं। 1974 उम्र काफी ज्यादा है, 72 साल के वृद्ध है। इनको भी विद्यार्थियों को लगा कि एक बुजुर्ग आदमी को रखेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा सा वजन ज्यादा मिले। और विद्यार्थियों के जब पटना के विद्यार्थी अपील किए जयप्रकाश बाबू से कि हम लोग का आप नेतृत्व कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। जयप्रकाश बाबू भी भ्रष्टाचारिता, रोजगार नहीं मिलना, जो सामाजिक न्याय है वो नहीं मिलना, इन सभी से ये भी बहुत खपा था कि ऐसे कोई सरकार चलाता है, कोई लोकतंत्र है, जैसे मर्जी वैसे करोगे। जयप्रकाश बाबू विद्यार्थी से कहा कि सुनो भाई, तुम लोग पर बड़ा भरोसा नहीं होता, तुम लोग कब क्या कर दोगे, मारपीट को ठिकाना नहीं, हम वैसे नहीं नेतृत्व करेंगे। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से जैसे हम कहें वैसे करोगे, हम तुमको सहयोग दें। बच्चे भी पूरे सब सुनता मिला कि जैसे आप कहिए एकदम वैसे। अब जयप्रकाश नारायण एकदम तैयार हो गए कि पूरे जिस प्रकार से सिस्टम है, विद्यार्थियों को जैसे ले चलेंगे वैसे चलेंगे। पूरे विद्यार्थियों का हुजूम तैयार है, भीड़ इनको मिल ही गई है। 42 के बाद फिर से एकदम है कि हम कुछ नेतृत्व करें। बीच में तो दलित राजनीति भी छोड़े हुए हैं, बीच में एक दो काम किए भी तो भी बहुत सफल नहीं है। और जयप्रकाश बाबू 1974 में विद्यार्थियों को कहे कि अब केवल बिहार की बात नहीं है, हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय बनाएं, पूरे देश की बात होगी। और उन्होंने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, सब जगह अब क्रांति होगी। और संपूर्ण क्रांति का अर्थ बड़ा भयंकर है, जिसको हम लोग डिटेल वाले वर्ड में समझे। इन्होंने अब कहा कि केवल बेरोजगारी एक नहीं, हर जगह क्रांति हो, भ्रष्टाचार में भी हटेगा, सरकार भी जो कांग्रेस चल रही है लगातार भी हटेंगे, हर जगह क्रांति देखने को मिलेगी। और संपूर्ण क्रांति का नारा देके, चूंकि वो चाहते थे कि यह आंदोलन हमारा राष्ट्रीय स्तर का हो, और राष्ट्रीय का मतलब है दिल्ली का हो, और इसीलिए सभी को इन्होंने कहा दिल्ली चलो। जितने विद्यार्थी थे कहे कि यहां पटना से काम नहीं होगा, पटना से तो बिहार की बात हो, जितने विद्यार्थी हो सब दिल्ली चलो। और दिल्ली में इस समय इंदिरा गांधी की सरकार है, और इंदिरा गांधी की सरकार अभी एकदम फॉर्म में है। काम बहुत कुछ हुआ नहीं है, रोजगार लगातार 4 साल से नहीं निकला है। विद्यार्थी जब सुने कि रोजगार नहीं निकल रहा है तो बैठे क्या करें। और परीक्षा में तुम्हीं लोग का डेट एकदम फिक्स नहीं रहा कि 2 साल पर होगा कि 4 साल, पढ़ने में मजा भी नहीं आया। बच्चों का जब कोई वैकेंसी नहीं है तो सभी बच्चे बेरोजगार ही बैठे हैं। और उस जमाना में दिल्ली चलो एक टफ वर्क था, दिल्ली जल्दी लोग जा नहीं पाते थे। और सारे विद्यार्थियों को ये दिल्ली चलो आजादी के पूर्व में सुभाष चंद्र बोस का है, आजादी के बाद जब दिल्ली चलो चलेगा तो समझेगा जयप्रकाश बाबू का। तो अब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी जब एक साथ झुंड लगा करके सिस्टम है कि ट्रेन फ्री। अब जो लड़के को अब मिल रहा है कि ट्रेन फ्री दिल्ली चलने के लिए, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, जो तुम्हें रोजगार चाहिए, सरकार के खिलाफ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, सब लोग एक जगह पहुंचो दिल्ली। इसके पहले इतना बड़ा अभियान किसी ने नहीं किया था। दूसरा एक और मुद्दा आ गया बीच में, इलाहाबाद कोर्ट, आप जानते हो, डिसीजन दे दिया कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन ही अवैध है। बीच में एक और मामला आ गया कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन ही अवैध है। अब इस मामले पर भी सारे लोग कहे कि अब तो इस्तीफा दीजिए, हाईकोर्ट ही आपको अवैध कर दिया। अब इंदिरा गांधी का निर्वाचन जब अवैध घोषित हुआ तो इंदिरा गांधी कोई इस्तीफा नहीं दी। इंदिरा गांधी जब देखी कि दिल्ली में इतने भीड़ आ गए पूरे देश से, किसको नहीं चाहा कि दिल्ली फ्री में घूम लिया जाए, ये तो मौका है, सारे बच्चे, विद्यार्थी, बड़े, सब लोग दिल्ली पहुंचे। और आज तक के इतिहास में 1975 का दिल्ली का रामलीला मैदान का आज तक का सबसे बड़ा भीड़ जुटा, जो आज तक नहीं जुटा है। भीड़ का थर्मामीटर यही जयप्रकाश बाबू के भीड़ से लिया जाता है। कहा जाता है रामलीला मैदान में 1 लाख व्यक्ति पहुंच गए थे, 1 लाख। और 1 लाख व्यक्ति को जयप्रकाश बाबू ने संबोधित किया। 1975 की बात है, ये रामलीला मैदान समझिए कि पूरे भारत को नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश बाबू हो चुके। इस समय इंदिरा गांधी देखी कि इतना व्यक्ति मेरे खिलाफ आ गया, वो तो कभी सोच भी नहीं पाई थी। और सारे लोग मिलकर के दबाव दे रहे थे कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। और इंदिरा गांधी ने क्या की, वो भी टाइट महिला थी, वो देखी कि इतना भीड़ आ गया, कोई उपाय नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इंदिरा गांधी घोषित की कि देश में अंदर विद्रोह हो गया है,
और इसीलिए अंदर विद्रोह होने के कारण ये हम देश में इमरजेंसी लागू करते हैं, आपातकाल लागू करते हैं। और देश में आप जानते हो कि आपातकाल, अब तो शब्द बदल गया, अब तो सशस्त्र विद्रोह पे ही लगाया जा सकता है। और इंदिरा गांधी ने जिस इमरजेंसी को लगाया, इमरजेंसी का मतलब है कि उस समय कोई व्यक्ति कोई सभा सम्मेलन नहीं कर सकते देश आपातकाल में। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने जितने भी नेता थे सबको ऑर्डर दी कि पकड़ के जेल में डालो, कहीं कोई नहीं रहेगा, देश इमरजेंसी में है। और इसी समय चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश जी हो, सारे लोग जेल गए। और इसी समय जब 1-1 लाख व्यक्ति, आप समझ रहे हो, दिल्ली में सभी जेल इस समय कहा जाता है भरा हुआ है। जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाल दिया गया, 73 वर्ष की अवस्था में जेल में है। जेल में उचित इनका ध्यान नहीं दिया गया। और 73 साल के आदमी जेल में है और ठीक से ना भोजन मिले ना कुछ मिले, जेल में ही बड़ा अस्वस्थ हो। और इसी के कारण मात्र 5 महीने में ही इनको जेल से रिहा कर दिया गया, बाकी लोग तो रिहाई नहीं हुए। 5 महीने में ही जेल से इनको छोड़ दिया। और यही जून में जेल गए, 5 महीने में जेल से छूट गए। इधर इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय अब जितने कठोर सिस्टम हो सकते थे सब लागू किए। वो कहीं गरीबी मिटा, और दिखाते हैं गरीबी कैसे मिटता है। भारत में इसीलिए गरीबी है क्योंकि लोग जनसंख्या पे कमांड नहीं रखा है। एक ही व्यक्ति का 8 संतान 10 संतान है, क्या गरीबी मिटेगी? इसलिए इंदिरा गांधी ने सब डॉक्टर को टारगेट दी कि जो व्यक्ति का संतान हो चुका है सबका नसबंदी करो, लिस्ट भेजो, कितना लोगों को कर रहा है, जबरन पुलिस का सहायता लो, सीधा पकड़ के सीधा नसबंदी करो, एकदम कोई सुनवाई नहीं। और कई व्यक्ति बेचारा चिल्ला रहा है कि मेरा विवाह शादी नहीं हुआ, तब भी डॉक्टर कोटा पूरा करने के लिए उसका भी नसबंदी। इस समय कहा जाता है इमरजेंसी में कई ऐसे डिसीजन इंदिरा गांधी की जो लोकतंत्र के लिए कहीं उचित नहीं था, ऐसा कंडीशन एकदम बना दी। और आपको अब मालूम है कि इमरजेंसी में चुनाव भी 71 के बाद 76 में होना था, उस चुनाव को इंदिरा गांधी बढ़ा के 77 में लेकर चली गई। 5 साल पर चुनाव भी नहीं। इसी पर जब वो भीड़ लगा था तो आप जानते हैं दिनकर जी का पंक्ति, दिनकर जी ने सीधा सीधा एक पंक्ति कहा, सिंहासन खाली करो जनता आई। रामधारी सिंह दिनकर जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था इस पर, सिंहासन खाली करो जनता आई है। ये जनता की भीड़ है और सिंहासन खाली कीजिए ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसमें आप समझ लीजिए 1977 में जब चुनाव हुआ, ये जयप्रकाश बाबू का ही देन है कि पहली बार आजादी के बाद कांग्रेस चुनाव हार गई है। ये कांग्रेस के हरवाने वाले मेन अगर कोई व्यक्ति है तो ये जयप्रकाश नारायण है, संपूर्ण क्रांति वाले व्यक्ति। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में जनता दल की बनती है। और यही जनता दल जो आप जान रहे हो, ये जयप्रकाश बाबू इस समय बहुत एक्टिव मोड में है, लेकिन उम्र ज्यादा है, उनकी तबियत अस्वस्थ रह रही है। इसी कारण से प्रधानमंत्री में मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते। अभी ये और बहुत कुछ कर पाते, उम्र का तकाजा रहा। 1979 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो। तो आपने देखा कि अगर आपसे कभी भी पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो ये बिहार के जो संपूर्ण क्रांति का सिस्टम है मेन, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका हो गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी मेन भूमिका हो जाए। बाकी अब जो आपकी भूमिका है इसमें इनके थाउ, रोटी कपड़ा और मकान, यही जो देखोगे सामाजिक न्याय की जो बात होगी, ये सब आपका पूरे चिंतन पर एक क्लास जयप्रकाश बाबू से लगे, जिसमें उनके समाजवाद, उनके सर्वोदय, उनके भूदान, उनके राष्ट्रवाद, उनका जो चिंतन है, ये सभी एक बार सुनोगे तो आपका जयप्रकाश बाबू पर खूब बढ़िया से काम चलेगा, चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछे। हमने आपको कोशिश किया कि इनके जो भी महत्वपूर्ण सिस्टम है ये आप बढ़िया से एक बार सुन लीजिए। तो चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए, अगले क्लास में हम लोग जयप्रकाश बाबू को लास्ट कर लेंगे और तब उसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया कर देंगे। 1-2 व्यक्ति का और हम लोग देखेंगे। जनता दल, अभी वही जनता दल कई भागों में टूट गया। किसी ने कहा कि हम जनता दल यूनाइटेड है, किसी ने कहा कि हम